अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ है। अफ़गानिस्तान के बारे में जो ख़बरें हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। हमने आपको माजी के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में जो ख़बरें दी वो वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। इस वक्त हम अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का ख़ुलासा करें तो मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब अफ़गानिस्तान तकरीबन तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है और किसी भी वक्त वहाँ पर उनका जो है अबूरी सरबराह काबुल में हुकूमत का बनाया जा सकता है। अगरचे कि तालिबान ने ये ऐलान किया है कि वहाँ पर वो किसी जंग के ज़रिए काबुल पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने काबुल को घेरे में ले रखा है लेकिन वहाँ पर दाखिल नहीं हो रहे और उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वहाँ पर जो बैंक और मालियाती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई तशद्दुद नहीं होगा, तमाम लोग अपना कारोबार जारी रखें। लेकिन जो इतलात मिल रही हैं काबुल शहर से कि वहाँ पर अफरा तफरी का आलम है और वहाँ पे सरकारी एहलकार जो है वो अपना काम छोड़ कर फ़रार हो रहे हैं। महंगाई बड़े अरूज पर पहुँच गई है, अनारकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे जो आज के प्रोग्राम में हम इसमें एक बहुत अहम मौजू डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ये जो तालिबान की मौजूदा हम कह सकते हैं कि हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर के आगे उनकी जो है वो उनका कंट्रोल होगा मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो इस हवाले से अबूरी सरबराह के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी नाम लिया जा रहा है और कुछ और लोगों के नाम भी ज़ेर गौर हैं कि उनमें से किसी एक को मुकर्रर कर दिया जाएगा। अशरफ गनी साहब जो है उनका हम कह सकते हैं कि दौर अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो बात कर रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि तालिबान की ये जो 20 साल हम उसको जदोजहद कर लें या उनकी जो एक मुज़ाहमत कह लें या उनकी जो जंग थी वो चलती रही। पहले उन्होंने एक सुपर पावर रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, उसके बाद फिर वो अमेरिका आ गया, अमेरिका के वाले से मामला चलते रहे। लेकिन अब बिलाखिर फिर अफ़गानिस्तान वहाँ पर काबिज़ होने बिलाखिर तालिबान काबिज़ होने जा रहे हैं। मैं एजाज़ सैयद साहब आपसे एक बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो तालिबान के जो मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं मुख्तलिफ़ अदवार में जो इसको सरबराही करती रही, कंट्रोल करती रही, ये जो आज तालिबान जिस जगह पे खड़े हैं उनमें उन शख्सियात वो कौन कौन सी हैं जिनके काबिल ज़िक्र शख्सियात हैं और उनका किरदार इस हवाले से क्या है? राजा साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि शख्सियात तो बहुत सारी हैं लेकिन 3 अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान के अरूज, ज़वाल और फिर दोबारा अरूज में अहम किरदार अदा किया है। और अगर ये 3 शख्सियात इस सारे मंजरनामे से हटा दी जाए, तारीख़ में से हटा दी जाए, तो मेरे ख़्याल में शायद तारीख़ कभी मुकम्मल भी नहीं हो सकती और जो बचेगा शायद वो तारीख़ कहला नहीं सकता। तो वो जो 3 शख्सियात हैं उनमें सबसे पहले मुल्ला मोहम्मद उमर हैं जो कि 1994 में जिन्होंने तालिबान को फॉर्म किया। और आप देखिए राय साहब के 2 साल के अंदर 1996 में तालिबान ने मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और काबुल के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। और ज़ाहिर है इस सारे इन सारे मामलात में उस वक्त जो पड़ोसी ममालिक हैं और बिलखसूस पाकिस्तान का नाम भी लूँगा क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त की जो हुकूमती शख्सियात हैं वो कहती रहीं कि ये तालिबान तो जी हमारे बच्चे हैं, तालिबान यहाँ पे रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर एक पाकिस्तान का रोल भी था। तो मुल्ला उमर की जो क़यादत है जिन्होंने तालिबान को फाउंड किया, जो उसको तालिबान को बनाया, फिर जो 96 से 2001 का एक इरा है जिसमें मुल्ला उमर जो है वो अफ़गानिस्तान के सरबराह बनते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन आमा कायम करने की कोशिश की जाती है, पोस्ट की काश्त जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, एक ऑर्डर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम पर पाबंदी आयद की जाती है, सख्त किस्म के मजहबी नोयत के जो क़वानीन हैं वो बनाए जाते हैं, बड़ी सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। और फिर साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैनुल-अक़वामी अस्करियत पसंद शख्सियात हैं और जो तंजीमें हैं वो आके अफ़गानिस्तान को अपना मरकज़ बनाती हैं, जिनमें अल-कायदा के जो सरबराह हैं मुल्ला उसामा बिन लादेन, उनका नाम सरे फ़हरिस्त है। और फिर आपको पता है कि उसामा बिन लादेन जो है उन्होंने और उनकी जमात ने ये अब दोनों तरफ से ये बात तस्लीम हो चुकी है कि 9/11 के वाक़यात में उनका किरदार था। अल-कायदा भी ये तस्लीम करती है, तालिबान भी ये तस्लीम करते हैं और अमेरिका तो पहले ये इल्ज़ाम आयद कर रहा था। तो जो दूसरा जो फेज़ है वो
है मुल्ला उमर का कि जब अमेरिका उनसे रब्ता करता रहा कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करें 9/11 से पहले, क्योंकि नैरोबी में अफ्रीका में और बहुत सारे ममालिक में जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस थी, एम्बेसीज थी, उनके ऊपर उसामा बिन लादेन की जमात अलकायदा की तरफ से हमला किए जाने का कहा जाता था। मुझे जो साबिक DGI हैं जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ भी तैनात किया, और उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट आज भी हयात हैं, लाहौर में मौजूद है। उन्होंने बताया कि मुल्ला उमर से वो ख़ुद बराह रास्त मुज़ाकरात करते रहे और मुल्ला उमर से वो जाके ख़ुद मिले अफ़गानिस्तान में कि उसामा बिन लादेन को उनके हवाले कर दिया जाए। और एक बात जो बड़ी दिलचस्प उन्होंने सुनाई, उन्होंने कहा कि जी मैंने उनको कहा कि आप उसामा बिन लादेन हवाले कर दें, तो मुल्ला उमर ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन एक ऐसी हमारे गले की हड्डी है जो ना हम उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। ये जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने मुझे बात बताई है, वो रिकॉर्ड के ऊपर और शायद ये बात हकीकत से बड़ी करीब तर भी है। जी हकीकत से बड़ी करीब तर है। और फिर दूसरी एक मज़े की बात उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि जी मुल्ला उमर को बताया जाता था कि टेररिस्ट हैं आपके मुल्क में, तो मुल्ला उमर ये समझ रहे थे कि टूरिस्ट हैं, यानी कि सयाह हैं, तो वो टेररिस्ट को टूरिस्ट समझ रहे थे। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात थी। तो मुल्ला उमर जो हैं वो जो उनसे बातचीत हुई पाकिस्तानी हुकाम की, वो इस बात का सबूत है कि वो पावरफुल तो थे, लेकिन उसामा बिन लादेन और उनके जो काबरीन हैं वो ज़्यादा शायद पावरफुल थे। फिर 9/11 का अटैक से पहले फिर मुज़ाकरात होते हैं। उस वक्त के पाकिस्तान के DGI जनरल महमूद अहमद वो जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। फिर एक वफ़द भी जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए कराम और उस वक्त के जो हमारे वज़ीर मजहबी अमूर थे वो भी गए थे, तो वो कामयाब नहीं हुए। और फिर उसके बाद एक नए दौर का आगाज़ होता है उस वक्त मुल्ला उमर की ज़िंदगी का कि जब अमेरिका अटैक कर देता है। तो अमेरिका जब अटैक करता है, जिस वक्त अमेरिका ने अटैक किया तो उस वक्त मुल्ला उमर एक मस्जिद में थे और उन्होंने मस्जिद में ख़िताब किया था, बड़ा तारीख़ी ख़िताब है। उन्होंने कहा था कि देखिए एक खुदा का रास्ता है और एक अमेरिका का रास्ता है, तो मैं खुदा के रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे यकीन है कि अमेरिका कभी भी मुझे पकड़ नहीं सकेगा। और मुल्ला उमर की ये बात फ्रैंकली स्पीकिंग सच साबित हुई। 2001 नवंबर दिसंबर में ये बात कर रहे हैं मुल्ला उमर, और 2013 में अप्रैल के महीने उनकी वफ़ात हुई और अब मरते दम तक जो मुल्ला उमर हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और बाज़ तहकीकात ये बताती हैं कि मुल्ला उमर एक अमरीकी बेस के करीब एक गाँव में रहते रहे। ये अमरीकी तहकीकात ही हैं जो बता रही हैं। तो मुल्ला उमर ने रूपोशी इख्तियार की जब अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया, और फिर रूपोशी में रह के उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ और जो इत्तेहादी अफवाज थी अमेरिका की सरबराही में, उनके ख़िलाफ़ जो प्लानिंग की, उनके ख़िलाफ़ अटैक्स करते रहे। तो मुल्ला उमर की जो शख्सियत है इसमें एक अहम किरदार उनका भी है। जो मुल्ला उमर जब वफ़ात पा गए तो तालिबान ने उनकी वफ़ात का फौरी ऐलान नहीं किया और ख़ामोशी से मुल्ला मंसूर अख्तर को उन्होंने नया सरबराह कायम कर दिया। और ये वो दूसरी अहम शख्सियत है जिन्होंने जो तालिबान का आज दोबारा कंट्रोल आ रहा है तो उसमें अहम किरदार था। मुल्ला मंसूर अख्तर के दौर में जो अमेरिका के साथ बैकडोर पार्लेज थे वो भी शुरू हुए, लेकिन साथ ही साथ मुल्ला मंसूर अख्तर ने ईरान के साथ भी एक विंडो है वो खोली। हमारी इतलात के मुताबिक मुल्ला मंसूर अख्तर की जो फैमिली है वो ईरान में थी, और ईरान से जब वो वापस आ रहे थे, ये सबको पता है, मई 2016 में उनको ड्रोन अटैक का निशाना बनाया गया और मुल्ला मंसूर अख्तर को बलूचिस्तान में वो वफ़ात पा गए। मुल्ला मंसूर अख्तर ईरान से वापस आ रहे थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके से ग़ालिबन अपनी फैमिली से मिलके वापस आ रहे थे। वहाँ पर उनको ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया और वो वहाँ पे वफ़ात पा गए। तो जो मुल्ला मंसूर अख्तर हैं वो दूसरी अहम शख्सियत है जिन्होंने तालिबान का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि 2 साल तक, यानी कि 2013 से 2015 तक तालिबान ने ये नहीं बताया कि मुल्ला मोहम्मद उमर वफ़ात पा चुके हैं। फिर 2016 में उनकी वफ़ात होती है मुल्ला मंसूर अख्तर की, तो नए जो सरबराह हैं वो हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो तालिबान के मौजूदा सरबराह हैं वो बनते हैं। और वो जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हैं वो इस लेवल पे चले गए हैं, ले जा चुके हैं कि दोहा में
तालिबान को एक दफ्तर मिल जाता है, पॉलिटिकल ऑफिस, और उस दफ्तर के साथ मुज़ाकरात होते हैं अमेरिका के। और मैंने और आपने देखा, इत्तेफाक से मैं कतर में मौजूद था फरवरी 2020 में, जब अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पर आए और उन्होंने आके मुल्ला ब्रादर गनी उनके साथ दस्तखत किए दोहा पीस प्रोसेस के ऊपर। और ये वही मुआहदा है दोहा पीस प्रोसेस का, जिसने तालिबान को बहुत ज़्यादा तक़वियत दी। और ये याद रखिए कि जो अफ़गानिस्तान हुकूमत हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह अगर गिरी है, तो उसमें अफ़गानिस्तान हुकूमत की कैपेसिटी से ज़्यादा अमेरिका की जो आप कह लीजिए चाल, वो बहुत अहम है। क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर जिस फरीक के साथ लड़ाई हो रही थी, यानी कि तालिबान के साथ लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को बाईपास किया और जाके तालिबान से मुआहदा कर लिया, जिससे एक बददिली पैदा हुई पूरी रजीम के अंदर, अशरफ गनी रजीम के अंदर पूरी बददिली पैदा हुई। और ज़ाहिर है इस सब में जो अफ़गान पॉलिसी थी अफ़गान तालिबान की, वो सक्सेस नज़र आई। उन्होंने साबित किया कि वो अपनी जो पत्ते हैं वो खेल लेते हैं, और इसमें अमेरिका के मफादात भी थे। अमेरिका के मफादात की वजह से अफ़गान तालिबान दोबारा मजबूत हुए, और अब देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान में दोबारा तालिबान वो पूरा कमोबेश अफ़गानिस्तान पूरा कंट्रोल कर चुके हैं। किसी किस्म की कोई काबिल ज़िक्र पे जो रेजिस्टेंस है वो सामने नहीं आई। लेकिन वहाँ पर आम आदमी के क्या हालात होंगे, औरतों के क्या हालात होंगे, औरतों को हुकूक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जो बाकी चैलेंजेस हैं जदीद गवर्नेंस के, बाकी दुनिया के साथ उनके क्या ताल्लुकात होंगे, इस हवाले से अफ़गान तालिबान बयानात ज़रूर देते हैं। लेकिन देखना यह है कि वो उस पर अमल पैरा हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस सारी कहानी में ये जो 3 किरदार मैंने आपको बताए हैं वो बड़े अहम हैं, जिन्होंने अफ़गान तालिबान को ना सिर्फ कायम किया, फिर उनको रूज दिलवाया, फिर उनकी वजह से अफ़गान तालिबान की हुकूमत भी गई, लाखों बंदे भी मरे और लाखों अफ़गान भी मरे, और फिर जो मारा मारी है, खून रेजी के एक लंबे तसलसल के बाद दोबारा जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान को मतलब इस पूरे अरसे के दौरान उन्होंने कायम रखा, एक बतौर तंजीम के या बतौर मुसल्लह ग्रुप के। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। एजाज़ सैयद ने आपको बताया कि जो 3 शख्सियात जो थी वो अहम कौन सी थी, जिनकी वजह से तालिबान बनी, तालिबान ने अरूज हासिल किया, और 2 हम कह सकते हैं कि सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के बावजूद वो आज तक अपना वजूद न सिर्फ ये कि कायम रखे हुए हैं, बल्कि बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला दौर भी उन्हीं का होगा। और उनको जो यहाँ पे दूसरी सुपर पावर यहाँ से विड्रॉ करके जा रही है अमेरिका, उनकी भी एक जैसे कि वो एक मुआहदा भी उनको आपस में हुआ और दस्तखत हो चुके हैं, वो भी अब उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं। ये सारा मामला कैसे हुआ, और अमेरिका के हवाले से उसके रोल के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब में हम फिर किसी वक्त एजाज़ सैयद से ही इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद, और नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।